है कि दाखिल खारिज का अर्थ ये होता है कि जो व्यक्ति खरीद रहा है ना, उसका नाम को जोड़ देना और जो व्यक्ति बेच रहा है उसका नाम को हटा देना। जैसे कि आप ज़मीन बेचिएगा, बेचने के बाद क्या उस ज़मीन पर आप दावा कीजिएगा कि वो मेरा ज़मीन है था। या दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, आप एंड्रॉयड फ़ोन लिए और वो पुराना हो गया, बड़का फ़ोन है ना, वो पुराना हो गया, किसी से आप बेच दिए, तो क्या कहिएगा कि हम बेच दिए, वो मेरा अधिकार उस पर नहीं है, उस फ़ोन पे जो खरीदा उसका ये है। तो इसी अनुसार से दाखिल खारिज भी है। ज़मीन में एक प्रपत्र है दाखिल खारिज। अब आइए देखते हैं कि दाखिल खारिज तो ठीक है, लेकिन जमाबंदी से क्या संबंध है, जमाबंदी से क्या संबंध है दाखिल खारिज में, दाखिल खारिज में जमाबंदी से क्या संबंध है। तो आप प्रपत्र 2 जब जाते होंगे, जब आप कोई दाखिल खारिज करवाने गए होंगे या रसीद का परिमार्जन करवाने गए होंगे, ऑनलाइन चढ़वाने गए होंगे ब्लॉक में, कहाँ जाइएगा तो ब्लॉक में, तो देखे होंगे कि कर्मचारी जो होते हैं, हल्का कर्मचारी, वो प्रपत्र 2 देखते हैं, एक रजिस्टर निकालते हैं और देखते हैं वो क्या है। तो आइए इतिहास से हम शुरुआत करते हैं। भाई हर चीज़ में इतिहास होता है। जब सर्वे की प्रक्रिया चलती है तो जय हिंद दोस्तों, मैं लैंड सर्वेयर और अमीन रोशन कुमार, आप सभी लोगों का हिंद सर्वेइंग एंड मैपिंग यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम देखेंगे ना कि दाखिल खारिज क्या है और दाखिल खारिज में ही जमाबंदी से क्या संबंध है। भाई इन बातों को हम जानेंगे और समझेंगे। इस वीडियो पर आए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि हम ज़मीन संबंधित छोटा से लेकर के बड़ा विवाद के ऊपर वीडियो बनाते हैं, है ना। चलिए आइए, तो दाखिल खारिज क्या है, दाखिल खारिज क्या है। तो दाखिल खारिज का अर्थ ये होता है ना कि जो व्यक्ति ज़मीन को ले रहा है, जो व्यक्ति ज़मीन को ले रहा है उसमें दाखिल करना, उस व्यक्ति का नाम दाखिल करना, जो व्यक्ति ज़मीन ले रहा है उस व्यक्ति का नाम को पेपर में, रसीद में दाखिल करना, तथा जो व्यक्ति बेच रहा है उसका खारिज कर देना रसीद से। रसीद मतलब कि प्रपत्र 2 जमाबंदी, है ना। मोटा मोटी ये कहना है कि दाखिल खारिज का अर्थ ये होता है कि जो व्यक्ति खरीद रहा है ना, उसका नाम को जोड़ देना और जो व्यक्ति बेच रहा है उसका नाम को हटा देना। जैसे कि आप ज़मीन बेचिएगा, बेचने के बाद क्या उस ज़मीन पर आप दावा कीजिएगा कि वो मेरा ज़मीन है था। या दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, आप एंड्रॉयड फ़ोन लिए और वो पुराना हो गया, बड़का फ़ोन है ना, वो पुराना हो गया, किसी से आप बेच दिए, तो क्या कहिएगा कि हम बेच दिए, वो मेरा अधिकार उस पर नहीं है, उस फ़ोन पे जो खरीदा उसका ये है। तो इसी अनुसार से दाखिल खारिज भी है। ज़मीन में एक प्रपत्र है दाखिल खारिज। अब आइए देखते हैं कि दाखिल खारिज तो ठीक है, लेकिन जमाबंदी से क्या संबंध है, जमाबंदी से क्या संबंध है दाखिल खारिज में, दाखिल खारिज में जमाबंदी से क्या संबंध है। तो आप प्रपत्र 2 जब जाते होंगे, जब आप कोई दाखिल खारिज करवाने गए होंगे या रसीद का परिमार्जन करवाने गए होंगे, ऑनलाइन चढ़वाने गए होंगे ब्लॉक में, कहाँ जाइएगा तो ब्लॉक में, तो देखे होंगे कि कर्मचारी जो होते हैं, हल्का कर्मचारी, वो प्रपत्र 2 देखते हैं, एक रजिस्टर निकालते हैं और देखते हैं वो क्या है। तो आइए इतिहास से हम शुरुआत करते हैं। भाई हर चीज़ में इतिहास होता है। जब सर्वे की प्रक्रिया चलती है तो 2 रजिस्टर तैयार किए जाते हैं। समझ में आया, बात समझ में आ रही है। जब सर्वे की प्रक्रिया चलती है तो 2 रजिस्टर तैयार किया जाता है। एक रजिस्टर को खतियान कहा जाता है, एक रजिस्टर को जमाबंदी कहा जाता है या प्रपत्र 2 कहा जाता है। बात समझ में आई। तो प्रपत्र 2 है उसमें क्या क्या होता है आइए बताते हैं। इसमें जमाबंदी संख्या होता है, प्रपत्र 2 में जमाबंदी संख्या होता है। और वर्तमान में अब ऑनलाइन डिजिटली ये आधुनिकीकरण हो गया है, तो सब चीज़ का ऑनलाइन कंप्यूटर पर चढ़ाया जाता है ना। तो इसी अनुसार से कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या होता है। एक तो था जमाबंदी संख्या, जब सर्वे हुआ उस समय जमाबंदी संख्या तैयार कर दिया गया, उसके बाद कंप्यूटराइज जमाबंदी वर्तमान में तैयार कर दिया गया। और इसमें रहता है मौजा का नाम, हल्का का नाम, थाना नंबर और अंचल। अब कहिएगा कि मौजा का मतलब क्या होता है। मौजा का मतलब यही ना होता है कि जूता मौजा, यही ना हो सकता है। तो नहीं, ऐसा नहीं है। जिस अनुसार से हम इंग्लिश में विलेज कहते हैं, हिंदी में ग्राम कहते हैं, जहाँ लोग निवास करते हैं ग्रामों में, गाँव में, उसी प्रकार से ज़मीन जहाँ होती है, ज़मीन जहाँ होती है, या इसको इस अनुसार से समझते हैं कि ग्राम का दूसरा रूप मौजा है, जो गांव है वही मौजा है। सर्वे में मौजा कहा जाता है, ज़मीन संबंधित शब्दों में मौजा कहा जाता है, और जहाँ लोग निवास करते हैं उसे ग्राम कहते हैं। ये है ना, बात समझ में आ रही होगी। लाइक कीजिएगा, है ना। हल्का क्या होता है, हल्का क्या होता है, तो आप सुने होंगे, खासकर वो व्यक्ति इस चीज़ को ज़्यादा समझ पाएंगे जो गाँव से होंगे। ऐसे तो हर कोई गाँव से है ना। तो अब हल्का का मतलब यह होता है कि 4-5 गांव मिलकर एक पंचायत बनती है कि नहीं बनती है। 4-5 गांव मिलकर एक पंचायत मिलती है, उसी अनुसार से 4-5 या 10 मौजा मिलकर एक हल्का का निर्माण करती है, एक हल्का का नाम का निर्माण करती है ना।
जैसे पंचायत में 4-5 गांव होता है, उसी अनुसार से एक हल्का में 10-15 मौजा होते हैं, या इससे कम भी, 5 से ऊपर ही होता है ना। उसके बाद थाना नंबर, ये क्या है थाना नंबर? तो आप ये मध्यकाल के इतिहास में पढ़ेंगे तो दो विख्याता जो है शासकों का नाम आता है। पहला शेरशाह सूरी और दूसरा मुगल वंश का एक शासक जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर या अकबर। शेरशाह सूरी ने सर्वे का कार्य जो है प्रारंभ कराया, लेकिन ये सर्वे विख्यात नहीं हुआ, देश भर में प्रचलित नहीं हुई। लेकिन अकबर के दौर में, अकबर के शासनकाल में जो है सर्वे किया गया। सर्वे का मतलब होता है भू सर्वे किया जा रहा है ना, भू सर्वे किया गया, और वह किसी प्रकार का पैमाना पर नहीं था, लेकिन एक नंबर दिया गया जिसको थाना नंबर कहा जाता है, थाना नंबर कहा जाता है ना। एक नंबर दिया गया जो वर्तमान में जो है थाना नंबर कहलाया है। जो अकबर सर्वे करा रहा था, उस सर्वे का नाम था थाक बस्त्र सर्वे। इसी कारण से थाक बस्त्र सर्वे का जो नंबर दिया गया था, संख्या दिया गया था, उसे हम वर्तमान में थाना नंबर कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि मौजा क्या होता है, हल्का क्या होता है, थाना नंबर क्या होता है। और उसके बाद अंचल तो जानते ही, अंचल क्या होता है, अंचल ब्लॉक है ना। जमाबंदी संख्या जो है ये सर्वे के समय तैयार किया जाता है और कंप्यूटराइज भी तैयार किया जाता है ना। अब देखते हैं कि ये तो बात ठीक है कि ये सब हेडलाइन में रहेगा, हम लोग का जो जमाबंदी रहेगा उसमें छपा हुआ रहेगा, चाहे मेरा जमाबंदी रहे, मान लीजिए कि हम आपके गांव के हैं और मेरा जमाबंदी रहे या आपका जमाबंदी रहे, है ना। उसके बाद क्या रहेगा भाई, तो उसके बाद सेकंड जो लाइन होता है उसमें खाता नंबर। अब खाता नंबर का मतलब ये नहीं समझ लीजिएगा कि जो हमने बैंक में खाता खुलाया है वो खाता नंबर होगा, नहीं होगा वो, है ना। जैसे आप खाता खुलवाएं पैसा जमा करने के लिए, उसी अनुसार से सर्वे में जब सर्वे हुई थी खतियान में, जो खाता नंबर या ये प्रपत्र 2 में जमाबंदी में खाता नंबर होता है, वो प्लॉट को इकट्ठा करने के लिए होता है। जैसे पैसा प्लॉट है ना, पास से पैसा पास से प्लॉट। तो खाता नंबर है ना, खाता नंबर दिया हुआ होता है, रैयत का नाम या जमीन के मालिक का नाम। अब सर्वे में कुछ ऐसी जो जमीन संबंधित कागजात होते हैं उसमें कुछ विशेष प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब जब मान लीजिए कि जमीन के मालिक बोलने में खराब लगता है, लेकिन रैयत बोलने में बहुत अच्छा लगता है। तो ये सब है। पहला लाइन में, पहला कॉलम में रहेगा खाता नंबर, दूसरा कॉलम में रहता है, दिख रहा है ना, रैयत का नाम। यहीं पर मसला होता है ना, यहीं पे मसला होता है। अब सपोज कीजिए, पहले आपको पूरा बता देते हैं। खाता नंबर, रैयत का नाम तीसरा कॉलम में रहता है, खेसरा नंबर या प्लॉट नंबर, इसके बारे में आप तो जानते ही होंगे, हर व्यक्ति जानता है प्लॉट नंबर क्या होता है। उसके बाद रहता है रकबा मतलब एरिया, इकाई, यूनिट, है ना। उसके बाद होता है लगान का मतलब टैक्स। भाई टैक्स के बिना न राज्य चल सकता है ना देश चल सकता है, तो लगान का जिक्र किया हुआ होता है। फिर उसके बाद जमीन का प्रकार, कि ये धनहर है, भीट है, किस प्रकार का जमीन है। फिर चौहद्दी के बारे में दर्शाया जाता है, इसमें चौहद्दी लास्ट में दर्शाया जाता है ना। तो ये बताते हैं कि इसमें दाखिल खारिज से क्या संबंध है। अब दूसरा कॉलम में आप देख रहे होंगे रैयत का नाम। हम मान लिया है कि खाता एक है जिसके रैयत है समोखर महतो। और ये जो जमीन है ना, यहाँ पे देखिए प्लॉट संख्या ये है, यहाँ पे समझिए, ये प्लॉट है किसी प्रकार का, ये गांव का प्लॉट है या शहर का प्लॉट है, कहीं का भी प्लॉट है, समुद्र का प्लॉट नहीं है खाली, है ना। तो ये संख्या है 255, प्लॉट संख्या 255। इसमें समोखर महतो इस 7 डिसमिल जमीन बेच देते हैं, या 7 डिसमिल, है ना, 7 डिसमिल बेच देते हैं जमीन, 7 डिसमिल बेच देते हैं जमीन। तो जमाबंदी प्रपत्र 2 में क्या कहता है कि दाखिल खारिज जैसे ही होगा तो दाखिल करेगा समोखर महतो, रहेगा नाम, लेकिन इनके रकबा में, अब बताइए 10 डिसमिल का रकबा था, ये प्लॉट 10 डिसमिल का, 7 डिसमिल कोई बंदा खरीद लिया, कोई व्यक्ति खरीद लिया, कोई मिस खरीद ली, कोई भी हो सकती है या हो सकता है, 7 डिसमिल खरीद लिया समोखर महतो से। तो इस समोखर महतो का 255 जमीन में कितना जमीन बचता है, 3 डिसमिल। तो समोखर महतो जो है 255, 3 डिसमिल चढ़ा दिया जाएगा। समोखर महतो के नीचे सपोज कर लेते हैं कि बी नाम के व्यक्ति जमीन खरीदा है। मान लेते हैं कि बी नाम के व्यक्ति खरीदा है, तो कितना खरीदा है, कौन प्लॉट खरीदा है, तो 255। कितना खरीदा है, तो 7 डिसमिल। लगान कितना है तो निर्धारण करेगा, जिस अनुसार से समोखर महतो दे रहे थे उसी अनुसार से ये बी नाम का व्यक्ति भी देगा। उसके बाद जमीन का प्रकार देखेगा कि धनहर है कि भीट है। धनहर का मतलब धान, भीट का मतलब गेहूं, है ना सॉरी, भीट का मतलब ये नहीं होता है, भीट का मतलब ये होता है जो खाद्यान्न फसल ना हो, है ना। बात समझ में आ रही है ना। उसके बाद चौहद्दी पूछेगा, तो जे समोखर महतो के रहेगा वो चौहद्दिया नहीं रहेगा। अब बताइए, अब इसके उत्तर में वही सेम रहेगा, समोखर महतो का जो चौहद्दी रहेगा, बी जो खरीदा है जो समोखर महतो का था वही रहेगा, लेकिन कुछ चौहद्दी जो है अलग हो जाता है। बात समझ में आ गया, बात समझ में आया कि नहीं आया, बात समझ में आ ही गया होगा। और विवाद जो है ना, दाखिल खारिज ही विवाद ही पैदा करता है। अब पूछिए कि कैसे विवाद पैदा करता है।
कैसे विवाद पैदा करता है। अब मान लीजिए कि ये 255 प्लॉट है, अब समूखर तो एक ही ये नहीं होंगे हिस्सेदार। मान लेते हैं कि इस प्लॉट में समूखर तो जो है पिता हैं, उनके 4 पुत्र हैं, उसका 4 पुत्र है, 4 बेटा है, ठेठ हिंदी में है ना, 4 बेटा है। तो 4 बेटा में एक वो तेज बन गया बड़का भाई और सब पूरा प्लॉट भी बेच दिया, तो 3 भाई के हिस्सा कहाँ जाएगा है? 3 भाई का हिस्सा कहाँ जाएगा? तब जब कभी होता है ना कि दाखिल खारिज करने से पहले सीओ साहब उस पर ध्यान दे देते हैं, तब जो है ना वो हाईलाइट हो जाता है। हाईलाइट होकर 3 को भाई के मालूम पड़ेगा कि हमारा बड़का भैया जो है बेच दिया है, अब हम क्या करें? तो केस कर देगा, केस कर देगा, सीओ साहब के पास आवेदन दे देगा। अच्छे आदमी लिया, बी नाम के आदमी, फिर से मान लेते हैं कि बी नाम के आदमी लिया, तो बेचारा के पैसा डूब गया। डूबा कि नहीं डूबा? केस हो गया, 3 भाई का हिस्सा मिला, पूरा जमीन बेच दिया 10 डिसमिल में, तो 3 भाई जितना हिस्सा उसका था वो तो ले ही ना लेगा। हाँ, ये सीओ साहब दिलाने का प्रयास भी करेंगे, है ना। ये है दाखिल खारिज में प्रॉब्लम। समझ में आया? आज तो समझ रहे थे दाखिल खारिज क्या है, अब अगला दिन समझेंगे कि दाखिल खारिज कैसे करवाए, है ना। तो अभी तक बने हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। समझें, थोड़ा टाइम लगता है, हम मेरा वीडियो जो है ना वो रोज़ नहीं आएगा, अपलोड नहीं होता है, लेकिन टाइम लगता है क्योंकि वाईफाई का समस्या है ना। चलिए, जय हिंद।